कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि आप अधिक उत्पादन पाने के लिए हर मौसम में जी तोड़ मेहनत करते हैं। अगर आप अपनी इस मेहनत में हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परामर्श और उनके द्वारा तैयार किए गए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ निश्चित ही होगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित ये फिल्म। सदियों से किसान इस देश की भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते आए हैं। देश की खाद्य समस्या का यही वर्ग प्रमुख साधक है। इन्हीं किसानों की समस्याओं का निदान करने हेतु हमारे देश के वैज्ञानिक निरंतर प्रयास करते रहे हैं। विज्ञान की मदद से उपज बढ़ाने तथा किसानों को और सक्षम बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके फलस्वरूप देश में कृषि का स्वरूप ही बदल गया है। अब कम परिश्रम और लागत से बेहतर उपज पैदा की जा सकती है। हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां किसानों ने आधुनिक तकनीक के उपयोग से भरपूर पैदावार की है। भारत के दक्षिण प्रांत कर्नाटक में हमें जीवन का एक अभूतपूर्व उदाहरण देखने को मिला है, जो राज्य के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उडुपी शहर के गुनगुनाते कोलाहल से दूर शांत और स्वस्थ आवरण ओढ़े है एक ऐसा घरौंदा जहां संतोष की खुशबू चारों तरफ फैली है। ये है श्रीनिवास कुडी जी का घर, या यूं कहें उनका संसार। श्रीनिवास कुडी सन 2000 तक परंपरागत ढंग से खेती किया करते थे। जीवन बस चल ही रहा था, परंतु मन कुछ और करने को बेचैन था। पर क्या? चलिए उनसे ही पूछते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस समय पिताजी धान की खेती किया करते थे। मुझे उनके साथ खेत जाना अच्छा लगता था। खेती कैसे की जाती है, कटाई कैसे होती है, ये सब देखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता था। 1998 में कृषि विभाग के लोग बोलते थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम से आप कृषि कीजिए। मैं भी धान की खेती करने लगा। फसल की पैदावार ज़्यादा अच्छी होने लगी, फिर मैं इसे लगातार करने लगा। उनके पास भूमि उपलब्ध थी, इसलिए घरेलू आवश्यकता के लिए उसका सदुपयोग करना आवश्यक था। परंतु यहाँ भी उनकी सूझबूझ काम आई। सरकारी विभाग के वैज्ञानिकों की सलाह से उन्होंने अपनी भूमि पर प्रकार के फसल लगाई, जैसे केला, सुपारी, कोको इत्यादि। आज इनके पास करीब 2500 केले के पेड़ हैं, जिनमें प्रति पेड़ 20 किलो केला उत्पन्न होता है। इस प्रकार वो साल में 50 टन केला उत्पन्न कर पाते हैं, जिससे इन्हें करीब 4 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। केले की उपज बढ़ाने के लिए वो जैविक प्रणाली अपनाते हैं। एक पेड़ में आधा किलो गाय का गोबर, थोड़ा राइजोबियम मिक्स करके केले के धड़ पर डालते हैं। ऐसा करने से केले का विकास बहुत तेजी से होता है। 25 से 30 किलो वजन वाला गुच्छा साधारणतया 28 से 33 किलो तक हो जाता है। इतना ही नहीं, केले का गुच्छा काटने के बाद पेड़ को नहीं काटते हैं, केवल पत्तियों को निकाल देते हैं। 5 से 6 महीने बाद दूसरा पेड़ आना शुरू होने लगता है। फिर इस पेड़ को काटकर हटा देते हैं। उस केले के पेड़ के बगल में दूसरा पेड़ निकल सके, इसलिए नियमित रूप से गोबर डालते रहते हैं। श्रीनिवास जी ने पहले केले के बगीचे में जैविक तकनीक का प्रयोग किया। फलस्वरूप उनका उत्पादन उम्मीद से अधिक हुआ। जैविक प्रणाली का प्रयोग पौधा लगाने से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद उनकी देखभाल करनी होती है। इससे उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अन्य फसलों पर भी इसका इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया। किसान का सबसे सुखद अनुभव क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है, उसकी उपज, जिसके लिए वो इतनी मेहनत करता है। लेकिन उपज बढ़ाई कैसे जाए, ये बात हमें यहां देखने को मिली। खेतों में सबसे अधिक आवश्यकता होती है उपजाऊ और स्वस्थ माटी की, और जिसके लिए उसे नियमित रूप से आवश्यकता होती है खाद की। इसी मांग को पूरा करने के लिए श्रीनिवास ने वर्मी कंपोस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। श्रीनिवास कुडी को जितना कंपोस्ट चाहिए वो स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। उनके पास 15 फीट लंबाई, 1 मीटर गहराई और 2 फीट चौड़ाई के 4 टैंक्स हैं। साल में 3 बार
इसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। एक टैंक में 4 टन कंपोस्ट तैयार हो जाता है और इस प्रकार कुल 12 टन कंपोस्ट तैयार हो जाता है। वो अपनी जमीन में नारियल, सुपारी, केला और सभी कृषि फसल के साथ साथ सब्जी भी लगाते हैं। कृषि में वर्मी कंपोस्ट कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। नारियल में 2 किलो, सुपारी में 1 किलो, केला में आधा किलो का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ज्यादा फसल आना संभव हो गया है। इसके अतिरिक्त श्रीनिवास कुडी ने अपने घर के प्रांगण में एक बायोडाइजेस्टर बनाया है। घर के आसपास हाथ पैर धोने से पानी अकारण फैल जाता था तथा गौमूत्र भी बेकार बह जाता था। इनका उपयोग करने हेतु उन्होंने 10 फीट रेडियस और 10 फीट गहरा कंक्रीट का एक कुआं बनवाया। इसमें सारा गंदा पानी, गौमूत्र आदि डाल देते हैं। गोबर गैस बनने के बाद निकलने वाली स्लरी को भी इसमें ही डाल दिया जाता है। भैंस तथा अन्य पशुओं के नहलाने के बाद निकलने वाला पानी भी इसमें डाल दिया जाता है। कुल मिलाकर इसमें 15 से 20 हजार लीटर तरल पदार्थ इकट्ठा हो सकता है। इसमें HP का सिंगल फेज वाला मोटर लगा दिया गया है, जिसकी मदद से पानी को बगीचे में डालना सरल हो जाता है। मैं इसे अपनी भाषा में मेडिसिनल वाटर बोलता हूँ। फसल में इस पानी को देने के बाद पेड़ रोग मुक्त हो जाता है, कमजोर पौधे भी अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। उपज बढ़ाने के लिए मैंने और भी साधन का प्रयोग किया। इसके अलावा बायोडाइजेस्टर द्वारा उत्पन्न गंदे पदार्थ को भी खाद के रूप में अपनाया है। इसमें गौमूत्र का इस्तेमाल पौष्टिकता बढ़ाने के लिए किया गया। इसी प्रकार श्रीनिवास जी ने वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी प्रावधान रखा है। यहाँ खाने के बाद बची सब्जियों और मुर्गियों के बीट को इस 6 फीट लंबे टैंक में डाल दिया जाता है। चूल्हे की बची राख, नीम की हिंडी और 8 से 10 किलो चूना जो टैंक में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है, नमी के कारण तुरंत घुल जाता है। अंत में राइजोबियम और स्मॉल बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण गोबर तेजी से तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इससे उत्पन्न गैस का प्रयोग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में कर लिया जाता है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु इसे संजोकर रखने का दायित्व हमारे ऊपर है। जीवन को संवारना हमारे अपने हाथ में है। जरा सी समझ, जरा सी मेहनत, बस फिर सब अच्छा ही अच्छा होता है। ये है सुपारी। ये कृषि में बहुत फलदायक उपज माना गया है। ये छायादार जगह में विकास करता है। इससे अच्छी आय भी होती है। मतलब 1 किलो की कीमत बाजार में 10 रुपए है। एक बार में लगभग 25 से 30 किलो का गुच्छा आता है। तकरीबन 1 साल में 3 से 4 लाख रुपए तक आय प्राप्त की जा सकती है। श्रीनिवास कुडी जी ने इसमें भी अपनी अनुभव से नया तरीका अपनाया। सात्विक प्रणाली से पहले भी कार्य किया जाता था, परंतु बिना सही दिशा निर्देश के प्रयोग करना भी उचित नहीं होता। इस कारण श्रीनिवास जी ने आधुनिक पद्धति अपनाते हुए इनका प्रयोग किया, जिसमें ट्रिकोडर्मा 50 ग्राम प्रति पौधा, बोर्डियस स्प्रे 1%, मुर्गियों का वेस्ट 10 केजी, बायोडाइजेस्टर का घोल 10 लीटर। अपने बहुरूपी फार्म पर श्रीनिवास जी ने 1 एकड़ भूमि में पाइनएप्पल की फसल लगाई। विभिन्न प्रकार की फसल आय के साथ भूमि को भी संतुलित रखती है। चूंकि पाइनएप्पल का बाजार अच्छा है, इसलिए अपनी भूमि के एक हिस्से में इसे लगाया, परंतु देखभाल में वही अपनी जैविक तकनीक अपनाई। इस प्रकार की सूझबूझ का परिणाम है कि आज उनके पास 12,000 पौधे हैं। इनसे इन्हें 20 टन पाइनएप्पल तक मिल जाते हैं। यदि बाजार मूल्य लगाया जाए तो प्रति किलो उन्हें 15 रुपए मिल जाते हैं। हर फसल प्राकृतिक पद्धति से प्रभावित रहती है। इसको श्रीनिवास जी भी भली भांति जानते थे। हर फसल कहीं न कहीं परागण विधि से प्रभावित रहती है, इसलिए इन्होंने परागण की दुविधा को बड़ी आसानी से सुलझा लिया। श्रीनिवास जी की दूरदृष्टि और मेहनत है, जिसके चलते उन्होंने मधुमक्खी पालन प्रारंभ किया। इससे उन्हें प्राकृतिक रूप में ही परागण की सुविधा प्राप्त हो जाती और साथ में शहद का भी उत्पादन हो जाता। इन प्रयोगों से फसल की मांग में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई और सुपारी 20 क्विंटल से बढ़कर 35 क्विंटल हो गया। सही समय पर और सही स्थान पर परागण कितना महत्वपूर्ण होता है, ये इन्होंने दिखा दिया।
श्रीनिवास जी कई प्रकार की फसल अपने फार्म में लगाते हैं। पिछले 8 वर्षों से काली मिर्च की खेती बड़ी सफलता से कर रहे हैं। काली मिर्च के पौधे को हमेशा सहारे की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसी न किसी पेड़ के सहारे इसे चढ़ा दिया जाता है। अधिकांशतः इसे नारियल के पेड़ पर चढ़ाया जाता है। उससे पहले पौधे को नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है। काली मिर्च की अच्छी कीमत मिल जाती है, जो तकरीबन 240 रुपए प्रति किलो होती है। एक पेड़ से 6 से 7 किलो तक फसल हो जाती है। इस प्रकार एक पेड़ से करीब 1500 रुपए की आय हो जाती है। अन्य फसलों के साथ काली मिर्च की खेती आसानी से कर सकते हैं। आज श्रीनिवास जी ने अपने विभिन्न उत्पादों में एक और फसल को शामिल कर लिया है। ये है फॉरेस्टर या टिल्लो, जिसे नारियल के बगीचे में लगाया गया है। ये कोको की एक प्रजाति है। इसकी बुआई करना बहुत आसान है। बीज के अंकुरित होने के बाद मिट्टी डालकर या फिर पौधे होने के बाद भी इसे लगा सकते हैं। दोनों ही प्रकार से फसल अच्छी होती है। हाँ, पर बोने के 3 साल बाद फसल आना प्रारंभ हो जाता है। कुल मिलाकर देखें तो ये एकीकृत कृषि प्रणाली अत्यधिक सफल रही। परंतु कृषि में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है पानी, जिसके बिना किसी फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पानी का सही और नपे तुले ढंग से इस्तेमाल हो, इसका हमें उदाहरण श्रीनिवास जी ने अपने फार्म पर दिखाया। श्रीनिवास जी ने इस ओर भी कदम रखा। खेती में पानी की आवश्यकता को वो स्प्रिंकलर के इस्तेमाल से पूरी करते हैं। विभिन्न फसलों को सही समय पर लगाने से भी पानी की आवश्यकता पर काबू पा लिया गया तथा खेतों में सही अनुपात में गड्ढे खोदे गए, जिनसे धरती पानी सोख ले। इस प्रकार पानी का संरक्षण और संयोजन दोनों कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने आधुनिक तकनीक की बात तो की, परंतु आधुनिकता कहीं दिखाई नहीं देती। आपने शायद ध्यान से देखा नहीं, आधुनिक उपकरण हर जगह प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे स्प्रिंकलर, मल्टीपर्पज स्प्रेयर, पावर वीडर इत्यादि। उन उपकरणों की मदद से श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है। अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए खेतों के चारों तरफ तारों की बाड़ लगाई गई है। ये साधारण बाड़ नहीं है, इसमें बिजली का प्रवाह सदा बना रहता है, जिससे पशु सेंध नहीं कर पाते हैं। जब मैं प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, मेरे पिताजी गुजर गए। उस समय मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। धान और नारियल से होने वाले आय मेरे लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए उस समय मैंने 500 मुर्गियों से मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया। श्रीनिवास जी ने मुर्गी पालन में सूझबूझ से आधुनिक तरीका अपनाया, जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था। वो मुर्गियों के खाने में दूध का प्रयोग करने लगे। इससे मुर्गियों के वजन में बढ़ोतरी होती है और मृत्यु दर भी न के बराबर होता है। 40 से 45 दिन में एक मुर्गी का वजन 2.25 किलो से 2.5 किलो तक बढ़ जाता है। आज श्रीनिवास जी एक साल में 7 बार वितरण कर पाते हैं। पहले एक सत्र में 2000 चूजों का ही नियोजन हो पाता था, परंतु अब प्रति सत्र 5000 चूजों का नियोजन होता है, यानी सालाना 30,000। है ना कमाल की तरक्की। पहले श्रीनिवास कुडी जी को सालाना प्रति हेक्टेयर तकरीबन 2 लाख रुपए की आमदनी हो जाती थी। वहीं अब प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक आय प्राप्त हो जाती है। आज श्रीनिवास जी अपनी सफलता व तकनीक को अन्य किसानों के साथ बांटने को हमेशा तत्पर रहते हैं। अक्सर दूर दराज से किसान आते हैं और इनसे इनकी सफलता का रहस्य जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्रीनिवास जी उन्हें बड़ी सहनशीलता से अपने फार्म की सैर कराते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ತೊಳೆದಂತ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ದನ ತೊಳೆದಂತ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು 100 kg ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 kg ಅಷ್ಟು। सफलता मनुष्य को परिपक्व बना देती है। समझदार व्यक्ति अपने ज्ञान को बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रेरणा की कहानियां ये साबित करती हैं कि यदि दृढ़ संकल्प हो, मेहनत करने की क्षमता हो, तो हर संभव दिक्कत को दूर किया जा सकता है। कोई भी रुकावट मेधावी किसान को रोक नहीं पाती, जब कृषि विभाग का साथ हो। सफलता के अध्याय हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इसका महत्व और बढ़ जाता है। कर्नाटक के एक और शहर में हमें सफलता की एक और दास्तान सुनने को मिली।
सोचा क्यों न चलकर देखें उनमें और श्रीनिवास जी में क्या समानताएं हैं। शायद हम स्वयं अपने विश्वास को पुख्ता करना चाहते थे, यथार्थ रूप में देखना चाहते थे। बहरहाल हम पहुंचे उडुपी से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर बेलगाम। बेलगाम जिले का एक गांव है गोविंद कोपा। इस छोटे से गांव की इस गली में रहते हैं श्री बासवराज जी। घर का वातावरण बहुत ही सुशील और सादगी से परिपूर्ण है। हवा में खुशहाली और संतुष्टि की खुशबू फैली हुई है। वासवराज जी को देखकर लगता है कि वो अपनी मेहनत व उपज से खुश हैं। लेकिन उसकी शुरुआत हुई कैसे? आइए इन्हीं से जानते हैं। क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति आधुनिक प्रणाली से कार्य करे तो निश्चित रूप से तरक्की कर सकता है। मैं भी पहले आधुनिक तकनीक से अनजान था, परंतु सन 2002 में धारवाड़ के कृषि शोध संस्थान द्वारा बेलगांव को कीटनाशक प्रतिरोध प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, जिसके अंतर्गत कपास के उत्पादन में वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाना था। मैं भी गया, बस मन में था कि चलकर देखें, शायद कोई नया रास्ता मिल जाए। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को सही समय पर फसल लगाने के महत्व को समझाया गया। ज्ञान को सही दिशा मिले, इसलिए हर गांव से कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को चुनकर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वो अन्य किसानों की मदद कर सकें। और गत 3 वर्षों से यहाँ के अधिकारी गांव आकर उन्हें सलाह देते रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से किसानों को बहुत राहत हुई। वैज्ञानिकों द्वारा हर पक्ष की जानकारी दी गई। प्रारंभ में कुछ लोग शंकित थे, परंतु इन्होंने आकर सबको एक साथ समझाया तथा फसल लगाने के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। हर प्रशिक्षण अधूरा होता है, यानी उसके हर पहलू पर ध्यान केंद्रित न किया जाए। इसलिए हमें कपास में लगने वाले कीड़ों की जानकारी विस्तार से दी गई। किस समय कौन कीड़ा कितना घातक होता है और उसका इलाज कैसे किया जाए, इस बात की पूरी जानकारी हमें दी गई। कपास की उपज में कई जटिल समस्याओं का धीरे धीरे निदान हो गया, पर कपास की फसल में स्टेम का ट्रीटमेंट कैसे करें, यह भी समस्या थी। कीड़ों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, इसे वैज्ञानिकों ने विस्तार से किसानों को बताया। तब से इस क्षेत्र में सरकारी विभाग के वैज्ञानिक यहां आते रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर फोन पर सलाह भी देते रहते हैं। सरकार और किसान की इस भागीदारी का ही परिणाम है कि आज 75% किसान कपास की खेती के बारे में जानते हैं और खेती कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की सलाह व किसानों की मेहनत रंग लाई। आज इस पूरे क्षेत्र में किसान समृद्ध हैं, खुश हैं। इस पूरे अभियान में वासवराज जी की मुख्य भूमिका रही। वो सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं, अपना उदाहरण देकर समझाते रहते हैं कि यदि वो सफल हुए हैं तो अन्य भी हो सकते हैं। उनके तथा शासन के प्रयासों से आज पूरा क्षेत्र कपास की खेती से लहलहा रहा है। इसमें वासवराज जी के परिवार का योगदान भी महत्वपूर्ण है। हर कदम पर परिवार इनके साथ रहा, हर काम में साथ दिया। आज इनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। हाल ही में एक ट्रैक्टर खरीदा है और अब उसे भी बढ़ा लेने की योजना बना रहे हैं। चलिए देखते हैं वासवराज जी ने अपने खेतों में और क्या क्या फसल लगाई है। इसके अलावा किसानों को अपनी फसल के बीच में अन्य फसल लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसका उदाहरण हमें यहाँ भी देखने को मिला। अपने फसलों के माध्यम से वासवराज ने बैगन, टमाटर, मिर्च, चीकू, प्याज और आम जैसे कृषि फसल को लगाया। इससे उन्हें मिट्टी को तंदुरुस्त रखने और सही मात्रा में प्रोटीन युक्त रखने में आसानी हुई। इसके साथ आमदनी का एक अलग साधन भी मिल गया। मैं वासवराज चन्ना पहले कपास की खेती करता था। मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पहले 6-7 क्विंटल फसल होता था, 10-12 मैजिक स्प्रे करता था। उस समय लाभ कम था। पहले 20 एकड़ जमीन थी, उसमें 5 एकड़ में गन्ना, 4 एकड़ में ज्वार, सब मिलाकर 2-3 लाख रुपए का उत्पादन हो जाता है। अभी बीटी कॉटन आ गया। ये काफी ऊंचे किस्म का कॉटन है और कृषि में लाभ हो रहा है। एसआरआई तकनीक की जानकारी के बाद उनके सुझाव के अनुसार शत्रु और मित्र कीट का पता लगा। किसान का हित करने वाले कीट को संरक्षित और शत्रु कीट का विनाश कर फसल से लाभ होने लगा और अब मिश्रित फसल में कपास को लगा रहे हैं। पहले 1 से 1.5 लाख रुपए बचता था, अभी 3 से 4 लाख रुपए बच जाता है। 2010-2011 में मेरी जमीन में 5 एकड़ ईख लगाया था। उसमें 86-0-32, 80-11, 80-14 जैसे कई किस्म थे। हर एक 3 साल बाद ईख का कुछ निचला भाग छोड़कर काट लेते थे। इसमें फसल कम होने लगा, इसलिए
हर 3 साल में बदलने लगा। 86-032 वैरायटी में 1 हेक्टेयर का रेट प्रति टन 100 रुपए विशेष प्रोत्साहन धन मिलता था। हर साल ग्रीष्म ऋतु में वासवराज जी 1 एकड़ में मिर्ची का पौधा लगाते हैं। इसको सितारा फसल कहते हैं। इस फसल के लिए 1 पैकेट बीज चाहिए। बाजार भाव की तुलना करने पर अब 1 से 2 लाख तक आय होने की संभावना है। ये टमाटर का फसल है। 1 पैकेट में 10 ग्राम टमाटर का बीज होता है। 10 ग्राम वाला 3 पैकेट बाजार से खरीदकर यहाँ लगाया गया है। 1 पैकेट की बुआई पर अंदाजन खर्च 4 से 5 हजार होता है। इस क्षेत्र में 20 चीकू के पौधे हैं, 80 आम के पेड़ हैं, जिसमें DH2 धारवाड़ एग्रीकल्चर कॉलेज से लेकर यहाँ लगाया गया था। 80 आम के पेड़ में 2 रत्नागिरी अल्फांसो, 50 लोकल किस्म और इसमें कई दूसरी किस्में भी हैं। ये 5 साल की फसल होती है। इसमें चीकू भी शामिल है। चीकू अपने घर के लिए उपयोग करते हैं। ये बैगन की मलजारी वैरायटी है। इस वैरायटी से तकरीबन 3 से 4 महीने तक बैगन आता रहता है। एक बार की फसल से बाजार भाव तकरीबन 1,20,000 तक मिल जाता है। सामान्यतया इसका भाव बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए ये लोग बैगन की खेती करने के लिए अधिक इच्छुक रहते हैं। मलजारी वैरायटी के 1 पैकेट बीज की कीमत 200 रुपए है। वासवराज जी ने 4 पैकेट की बुआई की है, जिसका कुल खर्चा 10,000 रुपए लगा है और अभी तक 30 से 35 हजार रुपए की आय हो चुकी है। इसी तरह बाजार का भाव लगातार स्थिर रहा तो इस उपज में 1 लाख रुपए से ऊपर फायदा होने की उम्मीद है। इस प्रकार वासवराज जी पहले सालाना प्रति हेक्टेयर तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक आय प्राप्त करते थे। वहीं अब उनकी आय 4 से 5 लाख रुपए हो गई है। श्रीनिवास जी हों या वासवराज जी, दोनों प्रतीक हैं अटल विश्वास और शासकीय सहयोग के। विज्ञान सामाजिक उन्नति में कैसे सहायक हो सकता है, ये हमने देखा। हमारे किसान इन्हीं प्रयासों को एक उदाहरण मानकर तरक्की कर सकते हैं। किसान देश का अमूल्य धरोहर होता है और उसकी तरक्की हमारी तरक्की है। अपने इन मेहनतकश किसानों के प्रयास को हमारी प्रशंसा की जरूरत है, अभिवादन की जरूरत है। तो चलिए सब मिलकर एक साथ इन्हें सलाम करें और देश के अन्य किसानों को भी इनका संदेश दें। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन,
कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। सोमवार की सुबह फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।